गुड मॉर्निंग। MTTP यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में मैं विकास कुमार भारती आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कुछ डिस्कस किए हुए थे, विभक्ति से संबंधित कुछ जो है हम लोग मतलब कि चर्चा किए हुए थे और कुछ होमवर्क भी दिए थे, जिनमें कि कुछ बच्चे ने बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से भेजा। हमको इतना अच्छा लगा, इतना अंदर से फील मतलब कि अच्छा हो रहा है कि हम भी नए ऊर्जा और नए उत्साह से हम भी चाहते हैं कि बच्चों को और अच्छे से पढ़ाएं। तो आप लोगों का ही सहारा है और विशेष क्या बोलेंगे, यही कि फटाफट जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जिन बच्चों ने सबसे पहले वीडियो होमवर्क करके जो भेजे हैं, उसका सबसे पहले हम नाम लेना चाहते हैं। नाम सबसे पहले 10th वाले जो हैं उसका मैं नाम लेना चाहता हूं। और देखिए, जिसका नाम सबसे पहले आता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हैं साक्षी 10A, बहुत ही भाग्यशाली है। फिर लाडली 10A, अमोली 10A, सुहाना 10A, मुस्कान 10B, लक्ष्य 10D, नीतीश 10A, मनीषा 10C, स्वाति 10A, आलोक 10A, शिवम 10D, अंजलि 10A, मुस्कान 10A और गौरव 10D। इतने सारे बच्चों ने बना के जो भेजे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और बारी है क्लास 9th की। ग्रेसी आर्या 9A, अनु 9A, अंशु 9C, हर्ष 9A, किरण 9A, आंचल 9A, काजल 9C और विश्वजीत 9V। तो इस प्रकार जो है बच्चों ने होमवर्क बना के भेजे, बहुत ही अच्छा लगा। आज हम लोग विशेष रूप से देखिए एक चीज़ का चर्चा करने जा रहे हैं कि संस्कृत में विभक्ति प्रकरण पढ़ने के लिए, यानी कि कारक पढ़ने के लिए सबसे पहले जो कारक यानी कि विभक्ति के आधार पे जो सूत्र होता है और उसके आधार पे जो हम लोग अनुवाद संस्कृत में बनाते हैं, तो थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट ये हो जाता है कि जब तक हम हिंदी वाला कारक को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पास में रहना, इसलिए हिंदी वाला कारक जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज सोचे हैं कि हिंदी का जो भी कारक है सबसे पहले उसको बता दिया जाए और फिर हम लोग जो है संस्कृत वाला जो भी बात होगा सूत्र के आधार पे अनुवाद, वह फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखिए हिंदी में सबसे कारक जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए कि सबसे पहले कारक प्रकरण लिखे हैं, यानी कि कारक किसे कहते हैं, ये हिंदी वाला बात है। बस में रहना, हिंदी में बता रहे हैं आज, समझिएगा बढ़िया से। हिंदी में है क्या कि जैसे हम लोग जानते हैं परिभाषा के तौर पर, देखिएगा परिभाषा के तौर पर है, जैसे मान लिया जाए संज्ञा या सर्वनाम के परिभाषा में होगा, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका यानी कि उनका संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, उनका मतलब हो गया क्या, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, क्रिया से क्या हो, संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यही बात है। अब देखिए क्या बोले, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध सूचित हो उसे ही कारक कहते हैं। अगर वैसे भी नहीं हो तो हम देखिए
आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, जिससे हम लिखते हैं यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है ना, अथवा लिखा हुआ है। अथवा जब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि हम बोलते हैं ना क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो, ये ना यहाँ पे लिख देंगे क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। यही बात लिखे हैं। अब देखिए बात क्या होता है यहाँ पे कि उत्पत्ति में जो सहायक है, जिसे मान लिया जाए, अभी हम आपको बता देते हैं कि इसका मतलब होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे, संज्ञा सर्वनाम के आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने को से मतलब ये विभक्तियां हैं हिंदी की, तो कहता है कि विभक्तियां जब लग जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये कारक कहलाता है। जैसे मान लिया जाए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैंने आम खाया, यही लिखा हुआ, मैंने आम खाया। अच्छा, क्रिया तो यहाँ पर है, बस में ना। अब ये क्रिया है, इसकी उत्पत्ति किनसे हुई, तो इनसे हुई, बस में समझिएगा, इनसे हुई। और यही जो ने है, को है, से जो भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है ये क्या, हिंदी की विभक्तियां हैं। और इसी को निश्चित रूप से क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा मेरा कारक, बस में ना। मैंने खाया, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रिया। इसकी उत्पत्ति किनसे हुई, इनसे हुई। अब खाया किसको, आम को, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, यहाँ पर को छिपा हुआ है। तो इसका मतलब को भी क्या है, विभक्ति, यानी हिंदी की विभक्तियां हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भी हम कारक बोलते हैं। अभी कर्ता और कर्म करण ये सब तो बात आएगा ही, लेकिन अभी हम तत्काल क्या बोले हैं, कारक का चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है, कारक है। तो समझ लिए बात। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के कितना भेद, हिंदी में कारक के यहाँ पर लिखते हैं, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितना भेद, 8 भेद होते हैं। तो देखिएगा 8 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं क्या, ये है मेरा कर्ता, क्या है ये, कर्ता कारक है। और इनकी विभक्तियां होता है, ने होता है या शून्य होता है। फिर दूसरा है यहाँ पर, ये क्या है, मेरा कर्म है, और इसका विभक्ति होता है, को या शून्य होता है। तीसरा नंबर में ये करण है, करण लिख दिए, करण से होता है ये, और ये के द्वारा भी बोल सकते हैं, साधन भी बोल सकते हैं, यही होता है। 4 नंबर में ये है यहाँ पर संप्रदान, और इसकी विभक्ति जो है ये को बोल सकते हैं या फिर के लिए, क्या बोलेंगे, के लिए, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में लिखते हैं क्या, अपादान है, क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, अलगाव, यानी कि हम किसी स्थान से अलग हो गए या जुदा हो गए, वहाँ से चले गए, यही होता है। फिर देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्या है, ये है संबंध, क्या है, संबंध। और इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है का, की, के, यही है पहचान में, समझ रहे ना बात, यही सब हो गया। और का के की है, या फिर बोलते हैं रा रे री, यही सब होता है, बात समझिएगा। फिर 7वां नंबर में ये है अधिकरण, 7वां में क्या है, अधिकरण। और अधिकरण में अधिकरण होता है में पर होता है, इसका पहचान, बात समझिएगा। फिर 8वां में क्या होता है, संबोधन, क्या होता है, संबोधन।
क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका पहचान में? हे, अरे, अजी, फिर लिखते हैं मतलब कि हे, अरे, हे, हो, रा, रे, री, जो भी बोलते हैं सब इसमें आ जाता है। बस समझ रहे ना? तो ये क्या हुआ? कारक है, और इसका ये क्या है? विभक्ति है। ये इधर क्या है? कारक। ये हिंदी वाला का हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जब तक आप हिंदी वाला जब तक नहीं समझिएगा ना, तो होगा क्या कि आगे जो हम इसके आधार पे संस्कृत में आप लोगों को सूत्र के आधार पर अनुवाद बताएंगे तो वह क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसे बड़ी हाँ से समझें। तो हम लोग अब कारक के जो भी है, इसका कारक का जितना भी मतलब कि 8 कारक हुआ, तो 8 कारक का हम लोग बारी बारी से परिभाषा जब तक बढ़िया से समझेंगे नहीं, तब तक संस्कृत में जो मतलब कि इसके सूत्र के आधार पे आपको जो हम बताएंगे, तो इससे क्या होगा? वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हम देखिए क्या लिखते हैं या फिर क्या हम बोलते हैं। वीडियो को बढ़िया से आप जब तक देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो आप ही के लिए हम बोल रहे हैं और बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले 1 नंबर में है कर्ता कारक, और कर्ता कारक का पहचान तो नहीं या शून्य हो रहा है, हम जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले अब करते क्या है, हम इसका परिभाषा भी हम लोग जानते हैं। परिभाषा क्या है कि परिभाषा है कि हम यहाँ पे लिखते हैं काम करने वाले को, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि कार्य करने, जब वाक्य मतलब ये वाक्य में जब ये बात रहे लिखा हुआ कि कोई काम कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम कर्ता कारक बोलेंगे। यानी काम करने वाले को, जो काम कर रहा है। अगर ये इससे क्लियर नहीं हुआ तो हम देखिए एग्जाम्पल के तौर पे और बड़े से बताते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे हम लिख दिए, जैसे है लिखा हुआ कि लिखा हुआ है राम पढ़ता है। पहले बात समझिएगा, राम पढ़ता है, यही लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले क्या बोले हैं? काम। कौन सा काम? काम पढ़ने वाला काम है मेरा। और पढ़ने का जो काम करेगा वही क्या कहलाएगा? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो काम करने वाले को क्या बोले हैं? कर्ता कारक। तो यहाँ पर क्या, पढ़ने का काम राम करता है, ये क्या हो गया मेरा? कर्ता कारक हो गया। और ये क्या हो गया मेरा? ये क्रिया हो गया। बस में लेना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा? कर्ता कारक हो गया। और ये क्या हुआ? क्रिया हुआ। यहाँ पर ही, यहाँ पर या तो ने छिपा हुआ है या तो शून्य छिपा हुआ है। यही विभक्ति है हिंदी वाला। बस समझे ना? और इसी चीज़ को थोड़ा गौर करना पड़ेगा। बस समझ रहे ना? तो ये सब संस्कृत में जब हम बताना क्लियर मतलब बताना शुरू करेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अभी यही चीज़ दोनों लिखे हैं तो संस्कृत में यही बात लिखेंगे, कर्ता है और ये क्रिया है। तो कर्ता कारक में जब होता है तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्तियाँ होती है? प्रथम व्यक्ति होती है। तो यही बात आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि उस वक्त हम क्या बता रहे थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 2 नंबर में, 2 नंबर है ये है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक। और इसका पहचान होता है को या शून्य होता है। पहले बात समझिएगा। तो यहाँ पर इसका परिभाषा में देखते हैं क्या है कि वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यही बात हो गया। अब देखिए बात क्या होता है, अगर वैसे भी नहीं समझे एक बार आपको फिर से समझाते हैं। यानी कि जिस पर क्रिया का यानी काम का फल पड़े उसी को कर्म कारक कहते हैं।
इस एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है, जैसे में कि मैंने आम खाया, यही लिखा, हम यही लिखे हैं। पहले बात समझिएगा, इसको आप भूल जाइए ये क्या चीज़ है, लेकिन दो चीज़ तो आप जानना आपको जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कर्ता और क्रिया पहले निकाल लीजिए, कर्म अपने निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये क्या है? खाना है ना, ये यहाँ पर क्रिया क्या है? खाना, यानी खाया। तो यहाँ पर देखिए खाने का जो काम कर रहा है इसने कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा? ये मेरा क्या हो गया? कर्ता हो गया। और ये क्या हुआ? ये तो हम जान ही रहे हैं, ये क्या हो गया? मेरा क्रिया हो गया। अब आ जाइए, देखिए कर्ता और क्रिया जब निकल गया तो अब मेरा क्या बचा है? एक ठो आम बच गया है। अब ये आम जो बचा हुआ है इसमें देखिए क्या होता है? मैंने खाया किसको? यही ना। अब को बोल दी, इसका मतलब क्या? को जब बोल दी इसका मतलब यही ना, मैंने खाया किसको? आम को। तो को किसका पहचान? विभक्ति, कर्म, मतलब विभक्ति हो गया को, ये कर्म कारक का ये पहचान है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मेरा कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? कर्म कारक। तो वही बात हम संक्षिप्त में एक बार फिर वहाँ जब चर्चा करेंगे विस्तृत से, वहाँ पे चर्चा करेंगे। कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। इस तरह आपको संक्षिप्त में वहाँ पर बोलना पड़ेगा। बस में रहे ना, यही बात समझिएगा। अब देखिए होता क्या है, जब तक आप इसको समझिएगा नहीं ना, तो ये जो है समझना तो आप ही को है, पास में रहना। और जितना हम समझा रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिएगा। तो अब देखिए 3 नंबर में क्या है? मेरा करण कारक है, और करण कारक में इसका पहचान सबसे पहले इसका होता है से या के द्वारा, यानी हिंदी की विभक्तियां हैं ये, पहले बात समझिएगा। अब क्या होता है यहाँ पे कि समझिएगा, इसका परिभाषा में हम क्या लिखते हैं कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, क्या हो? बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। यही हो गया। अब देखिए बात क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया के संबंध होने का बोध जिससे हो रहा है उसी को हम करण कारक कहते हैं। अगर वैसे भी नहीं समझें तो आप देखिए, आपको इस तरह समझाते हैं कि कर्ता जिस साधन से कोई काम कर रहा हो तो उसी को हम करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से कोई काम करता है उसी को करण कारक कहते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये सीता कलम से लिखती है, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा बताइए? तो सबसे पहले एकदम बिल्कुल ये सबको भूल जाइए, भूल गए ना। अब देखिए क्या करते हैं कि सीता लिखती है, लिखने का जो काम करेगा तो काम करने वाले को क्या ये कर्ता कारक कहते हैं ना, तो लिख दीजिए कर्ता कारक। और ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? इसका मतलब ये क्या है? कार्य यानी क्रिया है, तो ये क्रिया हो गया। लिखना, पढ़ना, खाना, हंसना, उठना, बैठना, खेलना, गिरना, चढ़ना, ये सभी क्या हुआ? क्रिया हो गया। तो अब देखिए सीता लिखती है, लिखने यानी कार्य करने का जो इसका साधन है वह क्या हो जाता है? कलम हो जाता है। और ये क्या हो गया मेरा? यही साधन है, और इस यानी कि क्रिया को करने में सहायक तो यही हो रहा है। तो इसका मतलब ये साधन, और साधन को ही क्या कहते हैं बताइए? तो करण कारक कहते हैं। तो कर्ता में प्रथमा, करण कारक में तृतीया, और क्रिया जब भी होती है कर्ता के अनुसार होती है। तो ये बात आपको रिलेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी में इसलिए ये एरो देके जो बता रहे हैं, ये एरो देके यही आपका काम आएगा, समझ रहे हैं ना। ये हिंदी वाला जो
विभक्ति यानी सूत्र के आधार पे आपको हम अनुवाद बताएंगे, ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। और समझ रहे ना, इसी को समझना बहुत जरूरी था। अब आइए चौथा नंबर में देखते हैं क्या है। चौथा नंबर में है संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। आइए देखिए क्या है यहाँ पर, इसका पहचान को या के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं परिभाषा में जिसके लिए पहले बात समझिए, हम क्या लिखे हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ, देखिए हम क्या लिखे हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, ये हो गया। या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पर क्या जाए, कुछ इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में जो होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए, ऐसा ही लिखे हैं। उसके बाद है, या फिर लिख सकते हैं या कुछ दिया जाए, कुछ दिया जाए उसे यहाँ पे क्या लिखें, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यही लिखे हैं, यही ना। अब देखिए यहाँ पर अगर वैसे आप नहीं समझे तो ये बात समझिए यहाँ पर कि पहले बात समझिएगा, कर्ता जिसके लिए कोई काम करे, कर्ता देखिए बात समझ, परिभाषा समझ, देखिए हम क्या बोलते हैं, कर्ता जिसके लिए, देखिए हम जोर दे रहे हैं, कर्ता जिसके लिए कोई काम करे उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए, तो लिए जहां पर रहेगा को आ जाए, तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां पर कर्ता जिसके लिए कोई काम करे उसे भी क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे में समझिए, जैसे है, जैसे में यहाँ पे लिखते हैं राजा, दीजिए गरीब को अनाज देता है, राजा गरीब को अनाज देता है। अच्छा एक बात बताइए, हम इसको भी नहीं जानते हैं और इसको भी नहीं जानते हैं, लेकिन दो चीज़ तो जानते हैं। कारण है कर्ता और क्रिया का तो रिलेशन आपको जानना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, राजा देता है, देने का जो काम करेगा वह क्या हो जाएगा बताइए, तो देने का जो काम करेगा वह क्या हो जाएगा, ये कर्ता कारक हो जाएगा, हो गया ना। और देना क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। अब राजा देता है, क्या देता है, अनाज को देता है, तो कर्ता ने कर्म को, इसका मतलब ये हो क्या हो गया, कर्म हो गया। और समझिएगा ये क्या हो गया, कर्म। अब आइए हम यहाँ पे परिभाषा में आपको बताएं कि कर्ता जिसके लिए काम करे, राजा ने अनाज दिया, किसके लिए दिया, काम जो किया, इसका मतलब तो गरीब के लिए क्या इसने, इसका मतलब गरीब को देने का काम किया, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया संप्रदान, क्योंकि इसी को देता है ना, तो वही लिखे हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, तो जिसके लिए कुछ दिया, इसी के लिए दिया गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, संप्रदान कारक हो गया। बस समझे ना। तो देखिए आपको ये निकालना पड़ेगा कैसे, कि पहले कर्ता और क्रिया का रिलेशन निकालिए, फिर कर्म का रिलेशन निकालिए, अब फिर जो है देखिए उसका पहचान, आखिर बात क्या कह रहा है, उस चीज़ पे गौर कीजिए, उसके बाद फिर जो है आप इसे बनाइए, तो देखिए और बेहतर हो जाएगा। और इसी के चलते जो है आप जब तक इसको समझिएगा नहीं तो संस्कृत में अनुवाद बनना मुश्किल हो जाएगा। अब बारी है 5 नंबर में अपादान कारक का। तो देखिए अपादान कारक में सबसे पहले इसकी जो विभक्ति होती है वो से होता है, जुदाई या अलगाव होता है, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखिए क्या होता है, परिभाषा में लिखेंगे यहाँ पर इसका संज्ञा लिख दिए, संज्ञा लिख दिए। उसके बाद कहता है संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का,
किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक कहते हैं। संज्ञाओं के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। अगर ये बात अगर आप नहीं समझें तो आप इस तरह समझ लीजिए कि जिस निश्चित स्थान से अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति या संज्ञा सर्वनाम जो बोलते हैं संज्ञा के रूप में जो अलग या जुदाई होने का भाव प्रकट हो रहा है उसी को आपादान कारक कहते हैं। मतलब जिस निश्चित स्थान से हम अलग हो रहे हैं या जुदा हो रहे हैं, कोई वस्तु अगर अलग हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए क्या, जैसे में है कि पहले बात समझिएगा, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पहले बात समझिए, देखिए क्या लिखे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया का रिलेशन निकाल लीजिए। देखिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। अगर कर्ता और क्रिया का रिलेशन निकालेगा तभी कोई और कारक के बारे में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर गिरने का कौन काम करता है, पत्ते या वृक्ष बोले तो गिरने का काम तो इसलिए करेगा ना, पत्ते। इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा, ये कर्ता हो गया, और ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्रिया हो गया। इतने बाद गिरना, पढ़ना, लिखना, खाना, ये सब क्रिया हो गया। अब आइए देखिए, हम बोले क्या है, संज्ञाओं के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव हो, तो पत्ते तो अलग हो रहे हैं, किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से। यानी कि जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी है उसको अलग होने का जब भाव प्रकट करते हैं जिस निश्चित स्थान से, वही क्या होता है, ये आपादान कारक होता है। इसी को क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। तो कर्ता में प्रथमा, आपादान में पंचमी, और क्रिया जब भी होती है कर्ता के अनुसार ही होती है। और समझिए यही बात है। उसके बाद आइए 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर में है संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक। संबंध कारक का जो पहचान है आपको बताया है, का, की, के, या, रा, रे, री, यही होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर संबंध में कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम लिख दिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ जो है संबंध या लगाव का भाव प्रकट हो या प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का भाव प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि संबंध जो है एक दूसरे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के साथ जब संबंध को हम बताते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं अभी, जैसे लिखा हुआ है कि सीता, अच्छा सीता पत्नी है, किसकी, राम की, ऐसा ही लिख दिए। बात समझिएगा। तो यहाँ पर कर्ता, यहाँ पर पहले कर्ता और क्रिया, यहाँ पे देखिए कहाँ पर क्रिया तो इसमें बता नहीं रही है।
बता नहीं रहा है। तो क्रिया मतलब कि है के रूप में भी क्रिया है, लेकिन बात यहाँ पर कि पत्नी तो क्रिया होता नहीं है, तो संबंध को बता रहा है, संबंधवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर ये क्या है मेरा, ये यहाँ पर करता है, बात समझिएगा। और राम की तो का के की किसका पहचान, संबंध का रखा ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया संबंध हो गया। और पत्नी इसका मतलब सीता ही है ना, तो ये स्त्रीलिंग, तो ये भी स्त्रीलिंग, यानी ये जो है संबंधवाचक विशेषण को दर्शा दी, और समझ रहे ना, तो इसका मतलब इसी के अनुसार ये भी हो जाएगा, और समझे ना, यही बात है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका, उसके बाद इसमें जो है, अब आपको ध्यान से ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें और कितना अच्छा करें। तो आगे जो है हम लोग देखिए यहाँ पर 7वें नंबर में अधिकरण कारक है यहाँ पर, और इसका परिभाषा इस प्रकार है, देख लेते हैं हम लोग कि कर्ता और कर्म के आधार को अधिकरण कहते हैं। कर्ता और कर्म के आधार को क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। अब देखिए अगर वैसे नहीं समझे तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए क्या बात है कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो इससे स्पष्ट देखिए ये हो जाता है यहाँ पर कि कर्ता जो है और कर्म, कर्म ने क्रिया, कि कर्ता ये हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया कर्ता, और ये क्या हो गया मेरा, क्रिया, यानी इसको कर्म कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, कर्ता और कर्म यानी बैठने का जो इसका आधार है, कर्ता का भी और क्रिया का भी, इसका बैठने का आधार क्या है, यही है। यानी कि ये क्या हो गया, बैठने का आधार हो गया। कुर्सी जो है बैठने का क्या है, आधार है, और आधार को ही क्या कहते हैं बताइए, तो आधार को ही अधिकरण कहते हैं, हो गया। क्या कहते हैं, आधार को ही क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो उसके बाद है देखिए अब यहाँ पर, तो इसके आधार पे अब जितना बना सकते, जैसे कि कौवा वृक्ष पर बैठा है, बात समझे ना, तोता डाली पर बैठा है, मतलब बच्चे खाट पर सोया है, दुकान में कोई नहीं है, देखिए मैं आ गया, तो इसका मतलब क्या, ये सभी पहचान देख के काम करना पड़ता है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर 8वां नंबर में संबोधन कारक है, तो इससे क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इसका परिभाषा में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसके परिभाषा में संज्ञा या सर्वनाम नहीं, छोड़ दीजिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत का भाव हो, क्या हो, संकेत का भाव हो, संकेत का क्या हो, भाव प्रकट हो, संकेत का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब देखिए अगर वो इससे नहीं समझे तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि पुकारने या चिल्लाने को ही क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि आप जिसे पुकारे हैं, जिसको भी पुकारे हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि हे भगवान मेरी रक्षा करें, कहते हैं ना, या हे कृष्ण मुझे बचाओ, या फिर कहते हैं ना अरे सुनो, कहते हैं ना अरे एक गिलास पानी पिलाओ। आप जिसे ये बात यहाँ पे जिसको कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं जिस नाम से, तो वही क्या होता है, संबोधन होता है। जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जैसे है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है हे भगवान
मेरी रक्षा करो। हो गया ना। तो ये क्या है, संबोधन का चिन्ह। तो देखिए हम भगवान को पुकारे हैं ना, तो जिस पुकारे हैं भगवान को, भगवान हमको बचाने के लिए आएगा, तो ये क्या हो गया, संबोधन जिसको किए हैं, जिसको हम पुकारे हैं, तो भगवान को पुकारे हैं, ये क्या संबोधन हुआ। और भगवान ही है ना हमको बचाएगा, तो बचाने वाले को क्या कर्ता कहते हैं, तो ये क्या हो गया, कर्ता के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। कर्ता हो गया, यही बचाने के लिए आएगा, ये कर्ता हो गया। और कर्ता कारक में संस्कृत में कौन सी व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। इसीलिए आज जो है वीडियो में हम सबसे पहले यही काम कर दिए यहाँ पर कि हिंदी वाला कारक आप लोगों को बता दिए, ताकि जो है संस्कृत में आप लोगों को विभक्ति और विभक्ति के आधार पर जो सूत्र सभी है उसके आधार पर जो हम आपको अनुवाद बताएंगे, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर ये आप नहीं समझें, वीडियो को अच्छे से नहीं देखें, मतलब होता है थोड़ा उछला के तड़पा के वीडियो को देखना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और समझना तो है आप ही को। आप घर में हैं, सुरक्षित हैं, और सुरक्षित रहकर ही आप अगर किस डिजिटल माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे भी है आप पढ़ाई कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, आपने हमें पढ़ाने का इतना अच्छा, मतलब कि आप अपना कीमती समय, हमके बहुमूल्य समय दिए, इसलिए आपको हम यही बोलेंगे कि आप लोगों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और यही चीज़ बोलेंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और विशेष यही बोलेंगे कि हमारे MTTP परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी तरफ से हम आप सभी को शुभकामनाएं ये देना चाहते हैं कि जो भी हम लोग आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर प्रस्तुत करते हैं, आप वीडियो को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को संभव हो तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना सा ही। धन्यवाद।